गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वस्थ हैं सभी? मस्त हैं? आज हम आप लोगों को सुबह सुबह ही सेशन शुरू कर दिए हैं। ठीक है, देखते हैं सुबह सुबह, चूँकि पढ़ना सुबह सुबह ही चाहिए। जितना सुबह में पढ़िएगा उतना ही आपको याद होगा। तो सभी लोग तैयार हैं? तो आपका मैं या हम, ऐसे हम ज़्यादा हम ही बोलते हैं, हम राजीव आपका स्वागत करते हैं आपके अपने क्लास द आरजे केमिस्ट्री क्लासेस में। आर यू रेडी एवरीवन? जस्ट लेट मी नो। क्लियर? तो सभी तैयार हैं? ठीक है, तो सुबह सुबह है। राम राम भाइयों सभी को, जय श्री राम। तो प्रभु का नाम लेकर के प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं ना, वो आपका रिवीजन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? रिवीजन। हमने चैप्टर सोल्यूशन, चैप्टर का नाम क्या है? सोल्यूशन। इसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है थ्योरी पार्ट। हम रिवीजन इसलिए आपका कर रहे हैं। रिवीजन क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन ये है कि अब हम न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि एक बार पुनः क्या हो जाए, रीब्रश हो जाए, रिवाइज हो जाए सारा का सारा टॉपिक। यही मेरा उद्देश्य है इसका। तो एकदम शुरू से आज ये सेशन लंबा हो सकता है, कितना देर तक जाएगा पता नहीं तो हो सकता है तो हम 2 पार्ट में इसको कर दें, बेटर होगा 2 पार्ट में कर दें। तो फिर भी कम से कम 1 घंटे का सेशन तो जरूर होने वाला है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, ओके। यही आप लोगों से हमें अभी कहना था। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम प्रारंभ कर रहे हैं रिवीजन। तो सॉल्यूशन, इसका सबसे पहले क्या उठेगा? क्योंकि देखिए हम लोग आसपास सिर्फ मिक्सचर से ही घिरे हुए हैं, है ना। कौन कौन सा मिक्सचर से घिरे हुए हैं आप पूछिएगा तो देखिए क्या नहीं है, हमारा ब्लड ही तो खुद मिक्स है। ब्लड में क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, सारा का सारा वाटर भी है हमारे ब्लड में। तो क्या है? सब कुछ मिक्स है। तो मिक्सचर है हमारे सराउंडिंग। जैसे हम एयर ले रहे हैं, वो भी क्या है? एक मिक्सचर है ना। तो सारा का सारा क्या है? मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया कि इट इज यानी सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये? होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 1 और मोर कंपोनेंट्स। हालांकि 1 में तो बनेगा नहीं, इसलिए 2 और मोर कंपोनेंट्स, ये होगा इसका एक्चुअल डेफिनेशन। अच्छे से बता चुके हैं, चूंकि रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठेगा कि होमोजेनियस क्या होता है, तो इसको इस तरीके से लर्न कर लीजिए। पूछता है क्वेश्चन बोर्ड में भी, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं एग्जांपल से समझिए। तो एग्जांपल लीजिए, एक छोटा सा घर में जो बनाते हैं चीनी पानी का सॉल्यूशन का, उसको मिक्स करने के बाद हम किसी भी इंसान को वो पानी पीने के लिए दे दें। मान लिया कि आपके अगर सामने होते तो हम मिक्सर के आपको देते, हालांकि देने वाले नहीं है क्योंकि सामने है नहीं। तो आप बता नहीं सकते थे कब तक कि वो चीनी पानी का सॉल्यूशन, जब तक कि आप उसका एक भी सिप ना लेते। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या कर सकें हम लोग, उसके सॉल्यूशन पार्टिकल्स को, ठीक है, सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट्स होगा उसको इंडिविजुअली हम अपनी आंखों से ना देख सकें बिना माइक्रोस्कोप लगाए हुए। दो सॉल्यूशन आर नोन एज होमोजेनियस सॉल्यूशन। क्लियर है? यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम लोग नंगी आंखों से अपने ना देख सके। तो क्या हो जाएगा? द components of solution is invisible to the naked eyes। ये डिफरेंशिएट करके आप लोग इसे लिखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हेट्रोजीनियस।
ठीक है, इसको लिखते नहीं है हम, बस सिर्फ बता रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा उल्टा से। यहाँ क्या था कि कंपोनेंट को नहीं देख सकते हैं, इनविजिबल। यहाँ क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या होगा, कंपोनेंट्स को हम लोग इजीली देख सकेंगे। इसमें एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल वही है H2O यानी वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर सोल्यूशन। यहाँ एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर प्लस सैंड सोल्यूशन। क्लियर है? ये है बेसिक डिफरेंस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहां तक किसी को दिक्कत है, होना नहीं चाहिए। इसका एक और क्या लिख सकते हैं कि कंपोजिशन, कंपोजिशन किसका कंपोजिशन बता सकते हैं? बेसिकली सॉल्यूशन का कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट सॉल्यूशन यानी पूरे सॉल्यूशन में। जैसे एग्जांपल दिए, और भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आप लोग ठंडे, गर्मी का मौसम भी है, ठंड मजे से पीते हैं, तो उसका आप बोतल खोलिए और ऊपर का सीप यानी ऊपर सबसे पहले पीजिए, या सबसे, जैसे बोतल में ढाल कर गिलास में देते हैं ना, तो क्या होता है, चाहे वो पहला इंसान पिए तो भी उसको वैसा ही स्वाद लगेगा, और लास्ट वाला इंसान जिसको लास्ट का सिप मिला है उसको भी वैसा ही मिलेगा। ये है इसका कहने का मतलब, जो कंपोजिशन नहीं बदले, यानी केमिकली उसका कंपोजिशन नहीं बदलने वाला है, चाहे ऊपर से उठाएं हम, चाहे नीचे से उठाएं सिप, लेकिन यहाँ बदल जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, इसका जस्ट उल्टा, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म, है ना। यहाँ ऊपर सिर्फ का सिप निकालेंगे तो सिर्फ पानी निकलेगा, और सबसे नीचे जाएंगे तो सिर्फ सैंड के साथ पानी भी आएगा। समुद्र का पानी सबसे अच्छा, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है सब। ठीक है, क्लियर है? ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यहाँ पे किसको दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर लिखना हो तो खार हम लिख ही देते हैं। बच्चे कहेंगे कि सर आपने लिखा नहीं, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा वही रहेगा, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है 12th में, प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज? सॉल्यूशन का। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ, जो आपको बता दिए, इट्स अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। पहला तो यही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, और इस पे जेई नीट वगैरह भी क्वेश्चन पूछ चुका है, कि इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी इससे कम होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और क्या बता सकते हैं इसको, इट्स कंपोनेंट कांट बी
separated using filtration method, यानी फिल्ट्रेशन का यूज करके, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके इसके पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तब यह क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इसका कंपोनेंट सॉल्यूशन का, सर आप बार बार कंपोनेंट बोल रहे हैं, तो आखिर वो कंपोनेंट होता क्या क्या है? तो वो जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, वो होता है आपका एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। क्या? सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्लियर है? तो अब ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ा नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो देखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा क्या होगा? कम होगा। यानी बेसिकली जनरली अगर जनरल ट्रेंड का बात किया जाए तो जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, वो कम होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो कहेगा सर इसका डिफिनीशन, तो एकदम सिंपल है, सॉल्यूट जिसको मिलाएं, ठीक है, जैसे पानी में हम लोग क्या मिलाते हैं? क्या मिलाते हैं? चीनी, नमक, जो भी हो, तो वो क्या बिहेव करेगा? एज ए सॉल्यूट। क्या चीनी पानी की मात्रा से ज्यादा कभी मिलाते हैं? कभी नहीं मिलाते हैं। तो उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और जिसमें मिलेगा, यानी किस में मिला रहे हैं? यहाँ पानी में, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो क्या होता है? इट इज बीइंग मिक्स्ड। इसको क्या करते हैं हम लोग? मिलाते हैं। इट इज बीइंग मिक्स्ड। क्या करते हैं? इसको हम लोग मिलाते हैं। जिसको मिलाते हैं उसको सॉल्यूट, और ये हमेशा कम ही होगा सॉल्वेंट से जनरल ट्रेंड में। और सॉल्वेंट क्या? जिसमें मिलाते हैं, ठीक है, जिसमें मिलाते हैं। सॉल्यूट इज मिक्स्ड है। क्या लिख सकते हैं इसको? सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन सॉल्वेंट। अलग से भी डिफिनेशन दे सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस समझने का प्रयास कीजिए। ये तो 9th का पार्ट है, ये सभी 9th का पार्ट है, ये सब सॉल्यूट सॉल्वेंट, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है तो इसको समझना है। तो सॉल्यूट क्या होगा? हमेशा कम होगा सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत अच्छे, किसी को दिक्कत नहीं है, क्लियर है? तो ये था आपका बेसिक टर्म्स, और इसी बेसिक टर्म्स में हम पहले बेसिक टर्म्स बता देते हैं और आते हैं कुछ टर्म्स मिटाते हैं वहां से, हमसे पहले यहां हो जाएगा। सॉल्यूशन का वेरियस किस तरीके से सॉल्यूशन को और कर सकते हैं? जैसे एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि केमिकली क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो, यानी ना ज्यादा मिलाया गया हो ना ही कम। जैसे एग्जांपल में मानते हैं 100 ml वाटर में हम 10 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, ठीक है, और एक 10 ग्राम चीनी में ही एकदम मीठा लग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो कि क्या हो? समझने का प्रयास कीजिए, पहले बहुत चीज बता चुके हैं, ठीक है, जो उनको नहीं समझ आएगा उसको पूरा इसका फुल एक्सप्लेनेशन है पिछले लेक्चर्स में, तो समझने का इसको सिर्फ प्रयास कीजिएगा कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, यानी हमको पीने पे ना ही ज्यादा मीठा लगे ना ही कम लगे, वो क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यही एक और आता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, क्या? अनसैचुरेटेड। तो इसको हम लोग कैसा सॉल्यूशन कहते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और मिलाया जा सके। जैसे देता है ना कोई आपको पीने के लिए, मान लिया आपने चीनी पानी, आते हैं गर्मी में एकदम से, मतलब गर्मी में मम्मी पानी दीजिए, जल्दी दीजिए, तो मम्मी क्या करती है? नींबू मिलाती है और उसमें पानी में नींबू मिलाती है और चीनी मिला करके देती है, ताकि आपको एनर्जी मिले इंस्टेंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। तो आप कहते हैं मम्मी मीठा कम लग रहा है, यानी मीठा कम लग रहा है, यानी क्या है वो? उसमें अभी हम और मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस सॉल्यूशन में हम लोग अभी और मिला सकते हैं,
क्या, चीनी, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? यानी मिलाना था 10 ग्राम लेकिन वहां मिला ही कितना, मात्र 8 ग्राम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब नेक्स्ट आइए सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड यानी हमको मिलाना था 10 ग्राम लेकिन मां ने मिला क्या दिया, 12 ग्राम। यानी क्या कि एक तरह से बेवकूफ बनाए सॉल्यूशन को क्या किए, बेवकूफ बनाए। यानी सुपर सैचुरेटेड उसको कहते हैं जिसमें सोल्यूट का अमाउंट क्या हो जाए, केमिस्ट्री के टर्म में सोल्यूट का अमाउंट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए केमिकल इक्विलिब्रियम से। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन से जब ज्यादा मात्रा मिला देते हैं किसी भी सोल्यूट का सॉल्यूशन में, यानी मिलाते तो सॉल्वेंट में है, सॉल्वेंट में तो क्या हो जाता है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर यहां तक? क्लियर होगा? अब आगे बढ़ते हैं। ये था सम बेसिक टर्म्स। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा और आ भी जाना चाहिए। बहुत ही क्या है, इजी है ये चैप्टर। क्योंकि डिवीजन है तो डिवीजन में तो फास्ट ही चलेंगे। जिन्होंने भी लेक्चर को पहले नहीं देखा है उनसे बस इतना ही कहेंगे कि प्रीवियस लेक्चर जाकर के देखिए, आपका सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अब आते हैं जो हम लोग को एक्चुअल में 12th क्लास में जानना, हालांकि 11th का ही पार्ट है लेकिन फिर भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठेगा कि कंसंट्रेशन क्या है सर। तो कंसंट्रेशन क्या है कि वो उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, उस सॉल्यूशन का क्या बताता है, स्ट्रेंथ, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज बीइंग मिक्स्ड इन सॉल्वेंट। यानी उस पूरे सॉल्यूशन में बात किया जाए कि कितना सॉल्वेंट है और कितना सॉल्यूट है, यानी कितना सॉल्यूट मिलाया गया है, कितने सॉल्वेंट में मिलाया गया है, वो होता है कंसंट्रेशन। क्लियर यहां तक? तो आपको इसमें बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं, तो वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहला है परसेंट वेट बाई वेट। ठीक है, क्या, परसेंट वेट। देखिए क्या, वेट बाई वेट यानी क्या बताए थे कि, और यहाँ ये क्या होता है, ऊपर सोल्यूट होता है और नीचे क्या होता है, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। तो दोनों क्या है, वेट बाई वेट, यानी कितना अमाउंट सोल्यूट का मिलाए हैं कितने सॉल्यूशन में। जो नीचे होता है वो क्या होता है, एक्चुअली सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं लेकिन बहुत जगह मैक्सिमम बुक्स में आपको क्या दिखेगा, ये सॉल्यूशन दिखेगा, होल सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, सॉल्वेंट से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमली जो एनसीईआरटी यूज करता है वो क्या करता है, नीचे सॉल्यूशन। तो अब डिफाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, इवन सॉल्वेंट से भी हम कंपेयर कर सकते हैं ऊपर। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, परसेंट। तो परसेंट निकालते हैं, बच्चे से करते आ रहे हैं क्या, 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ग्राम में होना चाहिए या किलोग्राम में, बता सकता है कोई? ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे किसमें होंगे, आपके ग्राम्स में। क्लियर है, ये किसमें होने चाहिए, ग्राम्स में। ये है आपका परसेंट वेट बाई वेट। क्लियर हुआ ये? तो जैसे एग्जांपल लें तो और क्लियर होगा। एग्जांपल दिया है, व्हाट डज 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स, यानी इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, देखिए तो इसका सॉल्यूशन बस बहुत आसान, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ
ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम ग्लूकोज हम कितने मिलाए हैं? 90 ग्राम वाटर में। यहाँ ग्राम में ही, ml में यहाँ नहीं, क्योंकि क्या लेना है? वेट लेना है। 90 ग्राम वाटर में मिलाए हैं। यहाँ कोई दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत नहीं इसमें? क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ में आया ना? एकदम नाम के अनुसार ही, बस याद ध्यान दे रखना, ग्राम ग्राम में होना चाहिए। क्लियर है? अब आइए इसका दूसरा, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो वही, अगर वो याद है तो यहाँ वॉल्यूम है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वहां ग्राम तो यहाँ क्या? ml, डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन, किसका? वॉल्यूम का। सॉल्यूशन, इससे बेटर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना। ml में आई इंटू होना क्या है? 100। ये समझ में आया कि नहीं बताइए? चलिए देख रहे हैं। अगर ये याद है तो ये एकदम सिंपल। अब सेम एग्जांपल आगे जाकर के, जैसे अब इसका एग्जांपल अगर आपको कहे दूसरे का कि 20% HCl सॉल्यूशन, और 20% क्या दे रहेगा? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? तो क्या हो जाएगा? 20 ml HCl, और अगर सॉल्यूशन आइडियल है, जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा, ठीक है? सॉल्यूशन अगर आइडियल है तो क्या हो जाएगा? 80 ml H2। लेकिन अगर नॉन आइडियल है तो ऐसा हम नहीं लिख सकते। इसका रीजन ये है, बच्चों समझ में आ रहा है ना? आ रहा होगा, हमको उम्मीद है कि इसका रीजन ये है कि वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसे मान लिया हम लैब गए और लैब में हमको कहा गया कि 20% HCl सॉल्यूशन बनाओ, तो हम क्या करेंगे? 100 ml यहाँ मार्क कर देंगे ना? 100 ml मार्क कर देंगे और पहले 20 ml HCl ले लेंगे। क्या करेंगे? 20 ml HCl ले लेंगे और ऊपर से पानी डालना शुरू करेंगे। तो ये संभव है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, एरर संभव है। तो क्या संभव है कि यहाँ पे हम 80 ml की जगह 82 ml वाटर डाल दिए, या तो हो सकता है 78 ml वाटर ही डाल दिए। इस कारण क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन आइडियल लेकर के चलते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। अभी आपका सेशन ज़्यादा नहीं, 20 मिनट के आसपास ही गया है, अभी तो लंबा है क्योंकि रिवीजन है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 टर्म बता दिए आपको, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये बहुत फायदा करेगा। तो हमने 2 कंसंट्रेशन टर्म सीख लिया। अब बढ़ते हैं तीसरे पे। इसी एक और आता है इसी में, ppm, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना पार्ट। जैसे आप पॉल्यूशन हम लोग ppm में ही जनरली करते हैं ना। देखिए आपको मोबाइल में भी शो करता है कि पॉल्यूशन का लेवल कितना है, और वो पार्टिकुलेट्स मैटर जिसको कहते हैं, तो उसको किस में शो करता है? पार्ट्स पर मिलियन में। यानी देखिए इसका इसी में डेफिनेशन है, पार्ट्स पर मिलियन। तो किसका पार्ट्स बता सकता है? तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, या इसी को हम लिख सकते हैं इसमें कंपोनेंट्स, कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल कंपोनेंट
इन सॉल्यूशन, या कंपोनेंट की जगह क्या यूज किए हैं, पार्टिकल्स। अब ये है क्या, पार्ट्स पर मिलियन, तो क्या करना पड़ेगा, परसेंट में कर देते हैं 100, तो यहाँ 10⁶। एकदम क्लियर है, हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी चूंकि समझा चुके हैं, फिर से कह रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 में। अब कहेगा सर इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्या कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल एक सिंपल देंगे, इतना पार्टिकल्स है, यानी जैसे छोड़िए, तो आप कहिएगा सर आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया कि नाइट 10 ppm ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। ठीक है, 10 ppm यानी क्या हुआ, 10 पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इन 10⁶ पार्टिकल्स ऑफ एयर, यानी 10⁶ पार्टिकल्स ऑफ एयर में कितना नाइट्रोजन का पार्टिकल है, 10 पार्टिकल्स। हम एग्जाम्पल लिया, आपने सर 78% होता है, वो अलग बात है, हमने सिर्फ यहाँ क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है आपको बता रहे हैं। मोल फ्रैक्शन, चूंकि इसका आगे पढ़ेंगे, रॉल्स लॉ आप लोग जो पढ़ा चुके हैं उसमें इसका यूज होता है। मोल फ्रैक्शन, नाम से ही पता चलता है कि क्या है, फ्रैक्शन में होगा जो भी होगा। तो अच्छा ठीक है, इसको बताए थे, कुछ याद है किसी को? तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन है चूंकि, तो किसी एक कंपोनेंट का, क्या, किसी एक कंपोनेंट का, मानते हैं कि दो कंपोनेंट है 1 और 2। ठीक है, तो किसी एक कंपोनेंट का कितना पार्टिकल प्रेजेंट है पूरे कंपोनेंट्स में, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a component आप डिवीजन में लिखते हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। ऑब्वियसली क्या होना है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, क्लियर है? यही होगा ना, और क्या हो सकता है। तो जैसे क्या कहे, 1 2 1 और 2 मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, 1 और 2, दो पार्टिकल, यानी बाइनरी सॉल्यूशन मान रहे हैं, यानी बाइनरी मतलब जिसमें दो ही कंपोनेंट हो। तो और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल x से, यदि याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं x बराबर। अब अगर पूछता है कि x1 बराबर क्या होगा, ठीक है, इसको यहां देखिएगा, मान लिया नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1, तो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, यानी n1 डिवाइडेड बाई टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2। ये तो हुआ तब जब मात्र बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, तब हो सकता है बाइनरी नहीं, टर्सरी नहीं, टर्सरी सॉल्यूशन ले लें, टेट्रा सॉल्यूशन ले, कुछ ले सकते हैं ना, तो उसके अनुसार बढ़ जाएगा। अब n1 n2 था, 3 को रहेगा तो n3 भी आ जाएगा, नीचे 4 रहेगा तो 4 भी आ जाएगा। अब इसको जनरल टर्म में क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ni। ठीक है, सम मतलब समझते हैं ना, सबको क्या कर दो, जोड़ दो, समेशन ऑफ ni, और क्या होना चाहिए, सम कहां ले रहे हैं हम लोग, टोटल नीचे, डिवाइडेड बाई n5। इसको और हम ऊपर अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, x इज इक्वल टू ni डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ni, वेयर i क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, बताइए तो जरा। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो क्या इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और आई शुड बी क्या, ग्रेटर देन, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसको मैथ का टर्म आप हम बता दिए, क्लियर है। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे कोई दिक्कत? तो स्मॉल फ्रैक्शन चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक आपको एग्जांपल भी हम करवा देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, वही है ना, हाँ, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका आपको फॉर्मूला होता है C2H6O2, ठीक है। किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। इन अ सॉल्यूशन containing 20% of C2H6O2 by mass, ये दोनों क्या हो जाएगा, इसमें दो कंसेप्ट मिक्स हो जाएगा। इसका आंसर कैसे बनाएंगे, बस मात्र आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। 30 सेकंड में बना के दिखाइए, उसके बाद हम बनाते हैं। दस सेकंड पार हो गया। ठीक है, पार हुआ। तो हमारा सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना क्या है, X ऑफ C2H6O2, यानी सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 चाहिए बाई टोटल मोल चाहिए, यही ना है मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, N ऑफ C2H6O2। तो देखिए क्या दिया है, 20% ऑफ इतना बाई मास, तो बताए थे बाई मास का इसका मतलब क्या है, 20% ऑफ, इसका मतलब क्या है 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। क्या है इसका मतलब, 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 प्लस 80 ग्राम ऑफ H2O, यही ना हुआ इसका मतलब, अभी बताए थे वेट बाई वेट, यही मतलब है। 20 ग्राम और 80 ग्राम, 20 ग्राम इथिलाइन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ से आराम से निकल जाएगा 20 ग्राम इसका वेट। अब हमें निकालने आना चाहिए इसका क्या, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल से निकालते हैं ना, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन 2 को है 12-24 प्लस नाइट्रोजन 6 प्लस ऑक्सीजन 2 को है 16-22 20 बाई और 32 0.33 के आसपास आना चाहिए, है ना। इसको काटिएगा, आएगा 0.322 मोल। ये हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का
अब उसी तरह वाटर का निकाल दीजिए मोल। तो वाटर कितना है 80 ग्राम डिवाइडेड बाई वाटर का कितना होता है मास 16 2 18 है, सबको पता होगा। तो क्या हो जाएगा लगभग 5 के बराबर आएगा, 18 4.5 के आसपास आएगा, ठीक है। और इसको काटिएगा तो 4.44 मोल आएगा। हमारा काम हो गया ना, हमको ये चाहिए था ये चाहिए था, तो इसमें से पुट कर दीजिए। तो x ऑफ C2H6O2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी कैपिटल लिखा गया, स्मॉल होगा, ठीक है, स्मॉल होगा। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 0.322 डिवाइड बाई टोटल मोल। इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 0.322 प्लस 4.4444 ये आगे बढ़ते रहेगा उसी तरह से। तो बताइए निकाल करके। आपका हो जाएगा ये 0.922, यस, ठीक है, 0.93। यही हमें क्या करना था, आपको निकालना था। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्लियर है? ये हुआ आपका टर्म नंबर 4 एग्जाम्पल के साथ। किसी को समझ में नहीं आया है तो वो बोल सकता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चूंकि समय बर्बाद नहीं करना है हमें, नहीं करना है, करना है ना, नहीं करना है, ठीक है, समय बहुत ही मूल्यवान है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब मोलरिटी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, ठीक है, मोलरिटी। अभी तक हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, सोल्यूट का वेट ले रहे थे, ये कर रहे थे ना। लेकिन ये जो मोलरिटी जो डिफाइंड है, सुनिएगा, ये डिफाइंड है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां ध्यान ये रखना है कि वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में, ठीक है। तो ये अब फर्क है। अब एक और नया टर्म क्या आया कि सर मोल्स क्या होता है। तो इसके पिछले क्वेश्चन में बताया मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाई, यानी वो सॉल्यूट का होगा या सॉल्वेंट का भी हो सकता है, डिवाइड बाई मोलर मास, जिसको आप लोग क्लास 9 में मॉलिक्यूलर मास के नाम से भी जानते हैं, है ना, यस, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ? तो अब इसी को यहाँ इसको हम अगर W/m0 से करते हैं, क्योंकि मोलर मास को जनरली m0 से डिनोट करते हैं, तो हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बदल जाएगा, W/m0 इंटू VL। इस तरीके से निकालते हैं मोलरिटी। तो दिक्कत यहां तक? तो हो जाए क्वेश्चन भी है किस पे, तो आपका क्वेश्चन है, इसी का एग्जांपल है क्वेश्चन, इस साइड में लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, मोलरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ग्राम ऑफ सोल्यूशन।
सॉरी 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्या कहे थे, मोलरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वेट बाई एम नॉट इंटू वी एल। वेट हमें दे दिया है 5 ग्राम, मोलर मास कौन है, MaOH। तो निकालने का आपको याद होगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या दिया है, मिलीलीटर में, यही बच्चे गलती करते हैं। तो क्या हो जाएगा 450 और डिवाइडेड बाई 1000, तो 5 इंटू 1000 इंटू 40 इंटू 450। अब काटिए छाटिए, यहाँ से 2 शून्य, यहाँ से एक गायब, यहाँ से एक गायब, 5 9 जा 45 और 4 इंटू 2.5, यानी क्या आया, m बराबर 25/90, यानी लगभग 0.25 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोलरिटी 0.275। ठीक है, और इसका यूनिट भी लिखना है तो लिख दीजिएगा मोल पर लीटर, क्योंकि इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर यहाँ से, और इसी को अगर वेट में कीजिएगा तो वेट में भी आप कर सकते हैं, अगर इसके अनुसार भी अलग होगा। ठीक है, तो और क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट और लिख सकते हैं 0.275। ठीक है, वेट के टर्म में लिखना है तो इसको और लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यू, पर डीएम और पावर -3, मीटर में बदल दिए, डेसीमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां तक मोलारिटी तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक? चलिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसको नहीं समझ में आएगा वो इजीली हमें कमेंट करके बता सकता है। तो ये हो गया मोलारिटी। अब किस पे आते हैं, मोलालिटी पे। इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, मोलालिटी। ऐसे मत बोलिए, ठीक है, हम बोल रहे हैं मोलालिटी। ठीक है, अभी क्या किए थे, देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलरिटी में भी लिए थे मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन यहाँ हम जो वेट ले रहे थे वहाँ क्या ले रहे थे, वॉल्यूम ले रहे थे, लेकिन यहाँ क्या लेना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बस फर्क यही है, क्या लेना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ऑब्वियसली यहाँ क्या होना चाहिए, किलोग्राम। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। तो इस पे भी एक एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल वेस्ट होता है। फाइंड मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाइंड मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH, इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसके लिए 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास।
आराम से निकाल सकते हैं। टाइम अप। तो मोलरिटी यानी स्मॉल m क्या है इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई सॉल्यूशन का क्या, वेट केजी में। तो हमें n निकालना होगा किसका, 2.5 ग्राम ऑफ CH3COOH का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, आप एक साथ निकाल सकते हैं, अलग अलग भी से निकाल सकते हैं, अलग ही बताते हैं आपको। तो n ऑफ CH3COOH निकालिए, क्या हो जाएगा, गिवन वेट कितना है 2.5 ग्राम, सब कुछ दिया हुआ है ना 2.5। अब इसका हमें क्या करना है, मोलर मास निकालना है। देखिए कार्बन 2 गो, तो क्या हो जाएगा 24 प्लस हाइड्रोजन 3 1 4 प्लस ऑक्सीजन 2 यानी 60। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 2 क्या 30 यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 4482 32516। अब निकालिए कितना आएगा 0.2, आसपास उसी के आसपास आना चाहिए या उससे भी कम आएगा, उससे भी कम आएगा 0.0417 ठीक है 0.0417 मोल्स आ गया। अब सॉल्यूशन का वेट सब कुछ पता हो गया हमें, 0.0417 डिवाइड बाई दिया कितना 75 ग्राम, लेकिन इसको ग्राम में ना लेकर के हमको किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है ना। आवाज अगर स्लो आ रहा है तो बताइएगा, हो सकता है स्लो आ रहा हो, ठीक है। तो इसको निकालिए, जो भी आएगा वही हमारा मोलालिटी आएगा। तो इसको काटने के बाद आपको आएगा 0.556 मोल पर केजी। ऊपर क्या ले रहे हैं मोल, तो मोल, और नीचे क्या ले रहे हैं केजी, तो पर केजी। ये हुआ आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, और अगर आप सभी को लेक्चर अच्छा लग रहा है तो जरा लाइक शेयर तो बढ़ाइए यार, यही तो हमें मोटिवेट करने वाला है, क्योंकि मेहनत तो लगता है, आप लोग भी समझते हैं, ठीक है। ये बोलना नहीं है, आप लोग समझदार हैं, समझते हैं क्या करना चाहिए। तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। कोई कंसंट्रेशन टर्म अगर मिस किया हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसको अगले दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी भी खोलिएगा तो आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा, इसीलिए हम पहले फोकस में क्या रहते हैं एनसीईआरटी को, क्यों, क्योंकि मैक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा जाना है। और पिछले 2 साल का जो हम ट्रेंड देखे हैं क्वेश्चन का, आप भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 60 से 70% एकदम एग्जैक्ट डेटा के साथ एनसीईआरटी पूछ रहा है, एग्जैक्ट डेटा के साथ। और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं हल्का एडवांस होंगे, तो एडवांस तो कुछ होना ही है। तो ये रहा आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जो आपको आता है वो आता है सोल्यूबिलिटी। क्या, इसको भी हल्का सा डिस्कस कर देते हैं आज पार्ट 1 में। सोल्यूबिलिटी देखिए, जैसे ही बता रहे थे एग्जांपल में कि एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसके बाद अगर हम उसमें कुछ मिलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, बता रहे थे ना। तो वही है सोल्यूबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, फिर से सुनिएगा इसको, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए
सोलवेंट, सोल्यूशन नहीं सोलवेंट, क्योंकि सोलवेंट ही मिलाता है ना, जब डिफाइन किए थे कि कौन मिलाता कौन है, सोलवेंट, सोलवेंट जाकर के सब कुछ मिलता है, और जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो द मैक्स अमाउंट दैट कैन बी मिक्स्ड इन ए सोलवेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, क्या, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। इसको लिख दे रहे हैं आपको, प्रीवियस लेक्चर में भी लिखा हुआ है, द maximum amount that can be dissolved in a solvent at fixed temperature, अब क्यों कह रहे हैं फिक्स टेम्परेचर, बता सकते हैं कोई? जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, हम इस सॉल्यूशन में मात्र 90 ग्राम H2O और 10 ग्राम शुगर मिलाने पे ही क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जा रहा है। लेकिन अगर हमको क्या करना है, इसमें मिलाना है और हमें और मीठा पीना है, तो हम इसको अगर सिंपली हीट कर देंगे ना, हीट कर देंगे तो हम और मिला सकते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल टर्म में सॉल्यूशन को बेवकूफ़ बनाना। सॉल्यूशन कहता है कि हम 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं मिला सकते हैं इसमें, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेट, सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं रुक भाई जरा, हम भी तो जाने कैसे नहीं मिलाने देगा, ठीक है। क्या करते हैं, उसको हीट देना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही हीट देते हैं, जो नीचे आकर के एक्स्ट्रा अमाउंट बैठेगा, मान लीजिए 12 ग्राम मिलाए थे, वो क्या हो जाएगा, गर्मी के कारण, हीट के कारण वो भी फिर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, और हमें लगेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और होमोजेनियस ही है। क्लियर है? तो इसलिए टेम्परेचर लिखते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है, डिपेंडेंस किस पे होगा इसका, यानी किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर, किसके नेचर पे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों, नेचर ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ये दोनों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हम पानी में लोहा मिलाने जाए तो वो तो मिलने वाला नहीं है, वो जाकर आराम से नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूट का भी नेचर होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, लोहा में पानी डाल रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बहुत समय के बाद फर्क पड़ता है, कहेगा सर रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, सर हाँ हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। इसी कारण क्या कहते हैं कि नेचर पे डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी। और यही आपका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पे अब नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या डिस्कस करेंगे, हेनरी लॉ, रॉल्ट्स लॉ, जो डिस्कस हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में, देख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। रॉल्ट्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, want of factor और, ठीक है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चार आता है, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन अब शुरू होंगे मेन, वो था बेसिक, जानना जरूरी था कि निकालते कैसे हैं सब कुछ, अब है एडवांस टर्म्स, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा चुके हैं। अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे हम एकदम A to Z, भले ही वो 1.5 घंटे का ही लेक्चर क्यों ना हो। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आज यहीं पे रुकें, इतना ही पे रुकें, ओके, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। हम हमेशा बोलते हैं क्या, जय हिंद जय भारत, क्योंकि हम भारतीय हैं।